दलित हिस्ट्री मंथ के तहत दलित समुदाय की दृढ़ता और अदम्य शौर्य, साहस व वीरता का स्मरण करना महत्वपूर्ण है, जिसका उदाहरण भीमा कोरेगांव के बहादुर महार सैनिकों द्वारा दिया गया है, जिनके संघर्ष आज भी हमें प्रेरित करते हैं। भारत का इतिहास ब्राह्मणवाद और बहुजनवाद के संघर्ष का है। हालांकि कुछ इतिहासकारों द्वारा बहुजनों के संघर्षों को तोड़ने और कमजोर करने के चतुर प्रयास किए गए थे, लेकिन भीमा कोरेगांव की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिशों को पीछे धकेलती है। जब पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली तो उन्होंने मनुस्मृति के सामाजिक नियमों को लागू किया, एक ऐसा पाठ जो फरमानों से भरा हुआ था, जो शूद्रों अछूतों के प्रति मानवीय व्यवहार को प्रतिबंधित करता था। नियम किसी भी इंसान के पालन के लिए काफी क्रूर थे, लेकिन जिस दंड मुक्ति के साथ उन्हें लगाया गया था वह निर्मम अधीनता और उत्पीड़न को दर्शा रहे थे। इसमें शूद्रों के खिलाफ अमानवीय नियम शामिल थे। अछूतों को अपनी पीठ पर झाड़ू लेकर चलना पड़ता था ताकि जब वे शहर में प्रवेश करें तो उनके पैरों के निशान साथ साथ साफ करते जाएं, जिससे बाकी लोग वहां से निकल सकें। उन्हें अपने थूक को इकट्ठा करने, उसे जमीन पर गिरने और उससे जमीन गंदी होने से रोकने के लिए अपने गले में एक बर्तन टांग कर ले जाने के लिए मजबूर किया जाता था। अपने पास शस्त्र रखना और शिक्षा ग्रहण करना पूर्णतया वर्जित था। हालांकि शूद्रों पर पहले कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन ऊपर लिखे नियम बहुत कठोर और असहनीय थे और जो उनका पालन करने को तैयार नहीं थे, उन्हें मार दिया गया। पुणे के पास खड़की के युद्ध में पेशवा पहले ही हार चुके थे। हालांकि अपना जीवन खो देने के डर से पेशवा सतारा भाग गए, जबकि पुणे को कर्नल चार्ल्स बार्टन बुअर के अधीन रखा गया। यह तब था जब पेशवाओं ने पुणे में फिर से प्रवेश करने का प्रयास किया कि भीमा नदी के पास कोरेगांव की लड़ाई हुई और पहले से ही दुर्बल पेशवाओं की हार में निर्णायक साबित हुई। अंतिम उपाय के रूप में लड़ाई ही एक रास्ता बचा था। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध से पहले महारों ने पेशवाओं से संपर्क किया और प्रतिबंधों को हटाने की अपील की। हालांकि पेशवा इस बात पर अड़े थे कि वह इसमें कुछ नहीं करेंगे और उन्होंने प्रतिबंधों को हटाने से इनकार कर दिया। अंत में अछूतों ने क्रूर नियमों के खिलाफ लड़ने की ठानी। पेशवा शासन का अंत 1 जनवरी 1818 को, जब दुनिया नया साल मना रही थी। ब्रिटिश लाइट इन्फेंट्री के 500 महार सैनिक 28,000 पेशवाओं की शक्तिशाली सेना का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे थे, जिनमें से 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे। महार ब्रिटिश मूल निवासी सेना का हिस्सा थे। उनका नेतृत्व कैप्टन फ्रांसिस स्टॉन्टन कर रहे थे और उनके साथ 300 घुड़सवार थे। जबकि महार ब्रिटिश सेना में अधिक गिनती में थे, तो वहीं सेना में मराठा, राजपूत, मुस्लिम और यहूदी भी कम संख्या में शामिल थे। यह लड़ाई तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का हिस्सा थी और अंत में पेशवा साम्राज्य का अंत साबित हुई। महारों ने बिना खाने या पानी के 12 घंटे तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी और शक्तिशाली पेशवाओं को कुचल दिया। शायद अपमान और अधीनता की टीस इतनी भारी थी कि भूख और सूखे गले की पीड़ा से प्रभावित नहीं हो सकती थी। महार अपने दमनकारी शासकों की सेना को पूरी तरह से पराजित करने में सक्षम हुए। ब्रिटिश सेना के कमांडरों में से एक जनरल स्मिथ ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा, कोरेगांव की लड़ाई किसी भी सेना द्वारा हासिल किए गए सबसे शानदार मामलों में से एक थी, जिसमें यूरोपीय और मूल निवासी सैनिकों ने सबसे महान भक्ति और सबसे अधिक बहादुरी का प्रदर्शन किया था। बिना भूख और प्यास के बारे में सोचे वे जीतने तक डटे रहे। इस जीत के बाद कई तरह की बातें बनाई गईं, जैसे कि महार ब्रिटिश पक्ष से लड़े थे और ब्रिटिश सेना का एक छोटा सा हिस्सा थे, जिसमें मुख्य रूप से यूरोपीय सैनिक शामिल थे। ऐसे दावों को खारिज करते हुए मणिपाल सेंटर ऑफ ह्यूमैनिटीज के प्रबोधन पोल कहते हैं, इस तथ्य में सच्चाई का एक तत्व है कि सेना का नेतृत्व कंपनी के अधिकारी कर रहे थे जो ब्रिटिश थे, लेकिन उनके पक्ष में मुख्य रूप से महार सैनिक शामिल थे। उन्होंने आगे बताया कि ब्रिटिश पक्ष बेहतर उपकरणों और कौशल से लैस था, जबकि पेशवाओं की सेना कुप्रबंधित थी। नतीजतन यह बेहतर संगठित और सशस्त्र ब्रिटिश कंपनी से लड़ने में सक्षम नहीं था। इस धारणा को खारिज करना महत्वपूर्ण है कि महारों का योगदान कम था और उत्पीड़न के सामने उनकी अपार बहादुरी, कौशल और जज्बे को स्वीकार करना जरूरी है।
भीमा कोरेगांव की स्थायी विरासत। भीमा कोरेगांव की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना ने ग्रेनेडियर्स को ब्रिटिश नेटिव इन्फेंट्री की पहली रेजिमेंट की दूसरी बटालियन से नवाजा। 1851 में अंग्रेजों द्वारा युद्ध के दौरान शहीद हुए 22 महार सैनिकों की याद में एक स्मारक भी बनवाया गया था, जो आज भी महारों की बहादुरी और वीरता को याद कराता है। हाल ही में 2019 में स्तंभ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की गई है। भीमा कोरेगांव की साइट, हालांकि पुणे शहर से दूर स्थित है, दमनकारी पेशवा शासन के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर सैनिकों की स्मृति को बनाए रखने और उनके योगदान को याद रखने में सहायक रही है। शिवराम जांबा कांबले, एक लेखक और पास के एक गांव के कार्यकर्ता, ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि इस स्थल को भुलाया न जाए। यह उनके द्वारा आयोजित एक बैठक में था कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार 1 जनवरी 1937 को युद्ध की वर्षगांठ पर उस स्थान पर आए थे। अंबेडकर ने हर साल इस स्थल का दौरा किया और दलितों से समान साहस और देश से ब्राह्मणवाद को समाप्त करने का संकल्प दिलाया। भीमा कोरेगांव स्मारक पर डॉक्टर BR अंबेडकर, उनके बाईं ओर शिवराम जांबा कांबले बैठक के आयोजक हैं। अंबेडकर ने दलित समुदाय को ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए भीमा कोरेगांव युद्ध से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। भीमा कोरेगांव की कहानी को दबाने का प्रयास। भीमा कोरेगांव अन्याय और जाति दमनकारी शासन के खिलाफ लड़ाई होने के बावजूद इसे भारत बनाम ब्रिटिश लड़ाई के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया है। हालांकि प्रबोधनकर पोल इस धारणा से असहमत हैं। वह नोट करती हैं कि केसरी जैसी फिल्में, जो अफगानों के खिलाफ सिख समर्थित ब्रिटिश पक्ष के बीच लड़ाई का चित्रण करती हैं, को स्वीकार किया जाता है और महिमा मंडित किया जाता है क्योंकि वे मुसलमानों के खिलाफ हैं। भीमा कोरेगांव की कहानी को दबाने का प्रयास। भीमा कोरेगांव अन्याय और जाति दमनकारी शासन के खिलाफ लड़ाई होने के बावजूद इसे भारत बनाम ब्रिटिश लड़ाई के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया है। हालांकि प्रबोधनकर पोल इस धारणा से असहमत हैं। वह नोट करती हैं कि केसरी जैसी फिल्में, जो अफगानों के खिलाफ सिख समर्थित ब्रिटिश पक्ष के बीच लड़ाई का चित्रण करती हैं, को स्वीकार किया जाता है और महिमा मंडित किया जाता है क्योंकि वे मुसलमानों के खिलाफ हैं। फिर भी भीमा कोरेगांव की पूरी कथा पेशवाओं के खिलाफ निर्देशित है, जिन्हें विशेष रूप से ब्राह्मणों द्वारा पूर्वज माना जाता है, और सामान्य रूप से दमनकारी जाति शासन। यह बात ब्राह्मणों और उच्च जातियों को आहत करती है, जो वास्तविक कथा को अस्पष्ट करने के प्रयासों का कारण हो सकता है। महारों की जीत को दबाने का प्रयास। 1 जनवरी 2018 को ऐतिहासिक युद्ध की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिंसा हुई। साइट पर जा रहे दलितों पर हमला किया गया और हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई घायल हो गए और कई घर जलाए गए। ये ध्यान देने वाली बात है कि हिंसा के पीड़ितों में ज्यादातर दलित थे। फिर भी दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोग दलितों के प्रति हमदर्दी रखने वाले लोग हैं। इन लोगों में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी आनंद तेलतुंबड़े भी शामिल हैं, जिनका विवाह BR अंबेडकर की पोती रमा तेलतुंबड़े से हुआ है। गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में स्टैन स्वामी शामिल थे, जिनकी 5 जुलाई 2021 को जेल में मृत्यु हो गई थी। यह हिंसा और दलित अधिकारों की वकालत करने वालों की गिरफ्तारी भीमा कोरेगांव और दलितों के संघर्ष की कहानी को दबाने का प्रयास है। 1 जनवरी 2022 को भीमा कोरेगांव स्थल पर समारोह पारंपरिक थे और उन्हें महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन प्राप्त था। भीमा कोरेगांव युद्ध के इतिहास में हेरफेर करने और गलत तरीके से प्रस्तुत करने के प्रयासों के बावजूद महाराष्ट्र में दलित समुदाय की अदम्य भावना और संघर्ष ने यह सुनिश्चित किया है कि अन्याय और जाति उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई की विरासत जनता की स्मृति में जीवित रहे। आपको यह बात जानकर कैसा लगा, प्लीज कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।